स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेएससी, जीडीसी, यूपीएचएससी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। बच्चों ने कुछ जो है मैसेज किया था, अक्सर एक वीडियो जो है वो प्रयोजनमूलक हिंदी के लिए बना दीजिए, जो कि अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज की जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो प्रयोजनमूलक हिंदी से संबंधित है और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है कि प्रयोजनमूलक हिंदी के लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है? आपको इसका उत्तर बताना है। ए कह रहा है कि प्रैक्टिकल हिंदी, बी कह रहा है कि फंक्शनल हिंदी, सी कह रहा है कि अप्लाइड हिंदी और डी कह रहा है कि टेक्निकल हिंदी। तो आपको ये बताना है कि इसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द जो है वो उपयुक्त माना गया है सर्वाधिक। तो वो माना गया है फंक्शनल हिंदी, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। दूसरी सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो आपको दूसरे सवाल का उत्तर बताना है। ए कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को, बी कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को, सी 14 सितंबर 1949 को और डी 14 सितंबर 1950 को। तो देखिए, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को जो है वो शामिल किया गया। तो विकल्प सी उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि प्रयोजनमूलक हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है? ए कह रहा है कि काव्यात्मकता, बी अलंकरण, सी अनुप्रयुक्तता और डी भावात्मकता। तो आपको ये बताना है कि सबसे बड़ी विशेषता जो है वो प्रयोजनमूलक हिंदी में क्या मानी जाती है। तो अगर इसे देखा जाए तो इसमें माना जाता है अनुप्रयुक्तता, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे पर। चौथा सवाल कह रहा है कि राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, ये आपको बताना है। ए कह रहा है कि 1949, बी 1955, सी 1963 और डी कह रहा है कि 1976। तो आपको बताना है कि राजभाषा अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1963 को, अर्थात विकल्प जो है वो सी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। चौथे सवाल के बाद अब आते हैं पांचवें सवाल पर। पांचवा सवाल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी के संदर्भ में रजिस्टर का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। ए कर पंजी, बी कहते हैं प्रयुक्ति, सी कर अभिलेख और डी कर की अनुदेश। तो आपको ये बताना है कि प्रयोजनमूलक हिंदी के संदर्भ में रजिस्टर का क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है प्रयुक्ति, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात अगले सवाल की, सवाल नंबर छठवें की। कह रहा है कि कार्यालय पत्राचार में डेमी ऑफिशियल लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? डमी ऑफिशियल लेटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? ए कह रहा है सरकारी पत्र, बी कह रहे अर्ध सरकारी पत्र, सी कह रहे कार्यालय ज्ञापन और डी कह रहे कि परिपत्र। तो आपको इस छठवें प्रश्न का उत्तर जो है बताना है कि डोमी ऑफिशियल लेटर, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है अर्ध सरकारी पत्र, अर्थात विकल्प बी जो इसका उत्तर है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सातवीं सवाल पर आते हैं। सातवां सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेमोरेंडम का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? ए सूचना, बी अधिसूचना, सी ज्ञापन और डी प्रारूप। तो आपको सातवें प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है कि मेमोरेंडम को हिंदी में हम क्या कहते हैं? सूचना, अधिसूचना, ज्ञापन या प्रारूप। तो इसे जो है वो ज्ञापन कहा जाता है, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि जब कोई सरकारी पत्र अनेक विभागों या व्यक्तियों को एक साथ भेजा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ए कह रहा है अधिसूचना, बी कह रहा है परिपत्र, सी कह रहा है पृष्ठांकन और डी कह रहा है कि अनुस्मारक। तो आपको बताना है कि जब कोई भी सरकारी पत्र अनेक विभागों या व्यक्तियों को एक साथ भेजा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? तो अगर उसकी बात करें तो उसे हम जो है सर्कुलर कहते हैं, अर्थात परिपत्र कहा जाता है। विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 9 की। 9 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या है?
आपको ये बताना है कि नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या है। ए कह रहा है अधिसूचना, बी कह रहा है संसूचना, सी कह रहा है विज्ञापन और डी कह रहा है कि विज्ञप्ति। तो आपको बताना है कि इसका हिंदी पर्याय जो है वो क्या होगा। तो देखिए नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय अधिसूचना होती है। तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में क्या करें, करेक्ट इंडोर्समेंट के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द जो है वो प्रशासनिक शब्द कौन सा जो है प्रयोग किया जाता है। ए संक्षेपण, बी टिप्पण, सी पृष्ठांकन और डी कह रहा है कि पल्लवन। तो आपको ये बताना है कि इंडोर्समेंट के लिए हिंदी में जो प्रशासनिक शब्द है वो क्या है, संक्षेपण है, टिप्पण है, पृष्ठांकन है या पल्लवन है। तो देखिए इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है पृष्ठांकन, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 पर आते हैं, करें कि किसी भेजे गए पत्र का उत्तर न मिलने पर याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र जो है वो क्या कहलाता है। ए कह रहा है कि संकल्प, बी कह रहा है कि अनुस्मारक, सी कह रहा है पृष्ठांकन और डी कह रहा है कि प्रेस विज्ञप्ति। तो अगर आप किसी व्यक्ति को पत्र भेजते हैं, उत्तर नहीं मिलता है, तो फिर जब उसको उत्तर याद दिलाने के लिए जब पत्र जो भेजा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो देखिए उसे रिमाइंडर कहा जाता है। अ, रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर अर्थात जो है हिंदी में उसको अनुस्मारक कहा जाता है। तो विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। क्या कह रहा है, कह रहे कि प्रेसिस राइटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं। ए कह रहे पल्लवन, बी कह रहे प्रारूपण, सी संक्षेपण और डी कह रहे कि प्रतिवेदन। तो आपको बताना है कि प्रेसिस राइटिंग को हिंदी में जो है वो क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे जो है संक्षेपण कहा जाता है, अर्थात विकल्प आपका सी जो है वो क्या होगा, वो करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 13। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि संक्षेपण मूल अवतरण का लगभग कितना भाग होना चाहिए, ये आपसे पूछता है। सवाल पूछ रहा है ए कर आधा, बी कर एक तिहाई, सी कर है कि एक चौथाई और डी कर है कि दो तिहाई। तो आपको बताना है कि संक्षेपण मूल अवतरण का लगभग कितना भाग होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाता है कि लगभग एक तिहाई होना चाहिए, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि किसी सूत्रबद्ध विचार या भाव के विस्तार को हम क्या कहते हैं। ए कह रहे संक्षेपण, बी कह रहा है पल्लवन, सी कह रहा है टिप्पण और डी कह रहा है कि आलेखन। तो आपको बताना है कि किसी सूत्रबद्ध विचार या भाव को विस्तार भाव के विस्तार को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है वो पल्लवन कहा जाता है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि नोटिंग प्रक्रिया का संबंध कार्यालय की किस गतिविधि से होता है। ए कह रहा है कि टिप्पण लेखन से, बी पत्र लेखन से, सी पल्लवन से और डी कह रहा है कि अनुवाद से। तो आपको बताना है कि नोटिंग प्रक्रिया का संबंध जो है वो कार्यालय की किस गतिविधि से किस गतिविधि से होता है। तो ये जो है टिप्पण लेखन से होता है, अर्थात विकल्प ए उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 16। 16 में क्या कह रहे हैं, ड्राफ्टिंग का हिंदी पारिभाषिक पर्याय क्या है। ए कह रहे संपादन, बी कह रहे प्रारूपण, सी पुनरीक्षण और डी कह रहे कि अनुवाद। तो आपको इसका जो है वो परिभाषिक पर्याय जो है वो बताना है। संपादन, प्रारूपण, पुनरीक्षण या अनुवाद। तो इसको कहते हैं प्रारूपण, अर्थात मसौदा लेखन कहा जाता है। विकल्प बी उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि ड्रॉ फॉर अप्रूवल का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। ए करे कि अनुमोदन हेतु संक्षेप, बी करे कि अनुमोदार्थ मसौदा, सी कर स्वीकृत पत्ती और डी करे कि कार्यालय टिप्पणी। तो आपको इसका उत्तर जो है बताना है कि डीएफए का अर्थ क्या है। आपको डीएफए का अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ होता है अनुमोदनार्थ मसौदा, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि जर्नलिज्म शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो किस मूल शब्द से हुई है, ये आपको बताना है। ए कह रहा है कि जर्नलिज्म और बी कह रहा है कि जनरल, सी कह रहा है कि जर्नी और डी कह रहा है कि न्यूज। तो आपको बताना है कि जर्नलिज्म शब्द जो है वो किस शब्द से निकला हुआ है, अर्थात किस मूल शब्द से जो है इसकी उत्पत्ति जो है मानी गई है। तो इसकी उत्पत्ति जो है वो जनरल शब्द से मानी गई है, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19 की 19 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि भारत का पहला समाचार पत्र हिगीज बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था। ए 1780, बी 1826, सी 1857 और डी कह रहे हैं कि 1900 ईस्वी।
तो आपको उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र हिकीज बंगाल गजट जो है वो आपका 29 जनवरी सन 1780 को जो है वो प्रकाशित हुआ था, और इसका प्रकाशन जो है वो कोलकाता से होता था। जेम्स ऑगस्ट हिकी ने जो है इसका जो है प्रकाशन वो किया था। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ, ये आपको बताना है। एक कह रहा है इलाहाबाद, बी वाराणसी, सी कलकत्ता और डी मुंबई। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि ये कहाँ से प्रकाशित हुआ। तो ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा, और पंडित जुगल किशोर जो है इसके संपादक थे। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। 21 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि सनसनीखेज खबरों पर आधारित पत्रकारिता को क्या कहा जाता है। ए विकास पत्रकारिता, बी पीत पत्रकारिता, सी खोजपरक पत्रकारिता, और ये कह रहा है कि ग्रामीण पत्रकारिता। तो आपको बताना है कि सनसनीखेज खबरों पर आधारित जो पत्रकारिता होती है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, उसे जो है पीत पत्रकारिता कहा जाता है, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। ये लोग जर्नलिज्म कहते हैं उसे। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 22। 22 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि समाचार पत्र का शो विंडो किसे कहा जाता है। ए संपादकीय पृष्ठ को, बी प्रथम पृष्ठ को, सी विज्ञापनों को, और डी करें खेल पृष्ठों को। तो आपको जो है इसका उत्तर बताना है कि शो विंडो जो है किसे कहा जाता है। तो शो विंडो जो है प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 23। 23 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि संपादन कला में WF प्रतीक चिन्ह का प्रयोग जो है किस सुधार हेतु किया जाता है। ए गलत फ्रंट, बी नई पंक्ति, सी शब्द हटाना, और डी कह रहा है कि स्पेस बढ़ाना। तो आपको 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, आपका रॉन्ग फ्रंट, अर्थात गलत फ्रंट को के सुधार हेतु WF कहते हैं। विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही होगा। 24 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि मास कम्युनिकेशन के लिए हिंदी का परिभाषिक शब्द क्या है। ए समूह संचार, बी लोक संचार, सी जन संचार, और डी बाह्य संचार। तो आपको बताना है कि मास कम्युनिकेशन के लिए हम हिंदी में कौन सा शब्द जो है वो प्रयोग करते हैं। तो वो शब्द प्रयोग किया जाता है जन संचार, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 नंबर सवाल में कह रहा है कि रेडियो किस प्रकार का संचार माध्यम है। ए कह रहे कि दृश्य माध्यम, बी श्रव्य माध्यम, सी दृश्य श्रव्य माध्यम, और डी कह रहे कि मुद्रित माध्यम। तो रेडियो किस प्रकार का संचार है ये आपको बताना है। तो रेडियो जो है एक श्रव्य माध्यम है, अर्थात इसे सुना जा सकता है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। 26 नंबर सवाल में कह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया, ये आपको बताना है। ए करो 1936, बी 1947, सी 1957, और डी 1960। तो ऑल इंडिया का नाम रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था। तो ये आपका किया गया था 1957 में, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। 27 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि टेलीविजन का आविष्कार और उसके प्रसार ने दुनिया को किस रूप में बदल दिया। ए महानगरीय संस्कृति, बी करे ग्लोबल विलेज, सी औद्योगिक केंद्र, और डी सूचना केंद्र। तो आपको जो 27वें प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही तो उत्तर हो जाएगा ग्लोबल विलेज, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 28। 28 नंबर सवाल में कह रहा है कि ट्रांसलेशन के लिए हिंदी में अनुवाद शब्द का प्रयोग किस अंग्रेजी शब्द के पर्याय के रूप में होता है। ए कह रहे ट्रांसक्रिप्शन, बी कह रहे ट्रांसलेशन, सी कह रहे ट्रांसलिटरेशन, और डी करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। ट्रांसलेशन के लिए हिंदी में जो शब्द प्रयोग होता है, ट्रांसलेशन अर्थात अनुवाद शब्द का जो प्रयोग होता है वो अंग्रेजी शब्द के पर्याय के रूप में आया हुआ है। किस अंग्रेजी शब्द के पर्याय के रूप में जो है ये होता है, तो ये होता है ट्रांसलेशन के रूप में, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। 29 नंबर सवाल में कह रहा है कि जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ए करें स्रोत भाषा, बी करें लक्ष्य भाषा, सी मानक भाषा, और डी करें कि माध्यम भाषा। तो जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो देखिए उसे जो है सोर्स लैंग्वेज अर्थात स्रोत भाषा कहा जाता है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 30 की। 30 नंबर सवाल में कह रहा है कि अनुवाद की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही भाषा के दो रूपों जैसे काव्य से गद्य के बीच अनुवाद हो, उसे हम क्या कहते हैं।
ए कह रहा है कि अंतर्भाषिक अनुवाद, बी कह रहा है कि अंतर्भाषिक अनुवाद, सी कह रहा है कि अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद और डी कह रहा है कि यांत्रिक अनुवाद। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि उसे क्या कहते हैं। तो देखिए इसे अंतर्भाषिक अनुवाद कहा जाता है, अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये फंक्शनल हिंदी से संबंधित जो प्रश्न है ये आपको पसंद आएंगे, आपको अच्छा लगेगा और आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। उम्मीद है कि फंक्शनल हिंदी से संबंधित ये प्रश्न आपको पसंद आए और आपको अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। धन्यवाद।